Welcome you all in first in class live class. So today in class we will start discussing about cost. केशव, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हेलो, यस सर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है केशव? सर किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा लगा बनाने के लिए उसकी प्रोडक्शन में। गुड। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसमें कुछ खर्चा आता है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। देखो, सीधी सी बात है कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, और एक प्रोड्यूसर को अगर हम बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जब हम किसी, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे हाथ में पेन है और इस पैन को मुझे बनाना है, तो जब मैं इस पैन को बनाऊंगा तो इसमें रॉ मटेरियल भी लगेगी, लेबर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, इसके अलावा बिजली का बिल भी लगेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन होगा तो मशीन के थ्रू ही होगा। या तो फिर वो मशीन डीजल और पेट्रोल से चलने वाली मशीनें होंगी, या फिर वो मशीनें क्या बोलते हैं, बिजली से चलने वाली मशीनें होंगी। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स बियर करने पड़ते हैं जब मैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करता हूं। तो दैट मीन्स जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, वो आपका कॉस्ट कहलाएगा, यानी कि उस पे जो खर्चा हुआ। तो इट रेफर्स टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred for the production of a commodity. Incurred for the production of a commodity. एक कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए जो भी आपको एक्सपेंडिचर्स बियर करने पड़े, उनको आप कॉस्ट कहेंगे। अब आपकी जो कॉस्ट है वो दो टाइप की हो जाती है। एक हो गई आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इनको समझते हैं। देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स पे बियर की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये दिखेगी नहीं बट ये होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी का ऑनर है, और वो कंपनी के ऑनर के पास फैक्ट्री का स्पेस खुद का अपना अवेलेबल है, तो उसने उस स्पेस को रेंट पे नहीं खरीदा। अब वो रेंट नहीं खरीदा है तो रेंट पे नहीं लिया है तो रेंट पे भी नहीं करेगा, और उसकी वैल्यूएशन को हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, लेट सपोज जो कंपनी का ऑनर है वो उसी फैक्ट्री को रेंट पे खुद लेट आउट कर दे, तो उसको कुछ इनकम जनरेट होती कि नहीं होती? डेफिनेटली होती। तो दैट मीन्स जब कोई भी रिसोर्सेज जो बाहर से लाए गए हैं वो अलग है, लेकिन जो रिसोर्सेज प्रोड्यूसर अपने पास से अरेंज कर रहा है, जैसे खुद वो एक ऑनर के तौर पे काम कर रहा है, तो एक मान लेते हैं कि एक मैनेजर का काम वो खुद कर रहा है, तो उसकी भी तो एक वैल्यूएशन है। या तो वो मैनेजर हायर करता तो उसको सैलरी देनी पड़ती मैनेजर को, या फिर वो कहीं मैनेजर के तौर पे काम कर रहा होता तो उसको सैलरी मिल रही होती। लेकिन यहाँ पे वो खुद मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं जो नहीं दिखते हैं बट एक्चुअल में होते हैं, उनकी वैल्यूएशन को आप इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जबकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल के कॉस्ट को बियर करते हैं, आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे, आप लेबर को सैलरी पे करेंगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं और ये हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट, फिर से हमने अपनी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, और एक है हमारी फिक्स कॉस्ट और एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसको भी समझते हैं। देखो, फिक्स कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी रहे वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम लॉन्ग पीरियड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो हर बिजनेस में रिसोर्सेस, चाहे फैक्ट्री का स्पेस हो, चाहे मशीन्स हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, अगर वो लॉन्ग रन में हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे बिजनेस में, वो बढ़ेगा। लेकिन शॉर्ट रन में हम बात करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर के पीरियड में रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड होते हैं और कुछ इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। कुछ रिसोर्सेज क्या लिमिटेड हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड में आप फैक्ट्री का स्पेस नहीं बढ़ाएंगे, तो वो आपका फिक्स रिसोर्स हो गया।
लेकिन शॉर्ट पीरियड में ही अगर आपको ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप लेबर बढ़ा देंगे, आप रॉ मटेरियल बढ़ा देंगे। दैट मीन्स वेरिएबल वो होता है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज हो, और फिक्स्ड वो होता है जो अनचेंज रहे। अब जो फिक्स फैक्टर है उनकी भी आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और जो वेरिएबल फैक्टर है आपको उनकी भी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जो फिक्स फैक्टर होते हैं, जैसे फैक्ट्री का स्पेस जो आपने फैक्ट्री रेंट पे ली है, वो आपकी फिक्स फैक्टर है। मैनेजर की सैलरी आप पे कर रहे हो, वो आपका फिक्स्ड है। वेरिएबल क्या होता है, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बढ़ता है या घटता है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो खर्चे हमने फिक्स फैक्टर पे करे हैं, उस पे जो खर्चा किया गया वो हमारा फिक्स कॉस्ट कहलाता है। और जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बढ़ते और घटने वाले खर्चे हैं, वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं। तो फिलहाल यहां तक सब लोगों को समझ में आया? केशव, रोहित, रोजीना? यस सर। ठीक है ना। तो अब हम यहां से है ना, सबसे पहले कॉस्ट की एक एक टर्म्स को समझेंगे डिटेल में। तो इसमें हम सबसे पहला टर्म हमारा उठा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं टीएफसी। टीएफसी का मतलब क्या होता है? टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। टीएफसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ, इट रेफर्स टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ all the fixed cost incurred for the production of sum of all units of a commodity। एक कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे, उन सारी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उन सारी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू के सम अप को आप टोटल फिक्स कॉस्ट कहेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, समझते हैं। लेट सपोज यहां पे हमारा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है 0 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टीएफसी तो अनचेंज रहेगा। अभी हमने पढ़ा फिक्स कॉस्ट अनचेंज होता है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा जो 10,000 रुपीज फैक्ट्री का या ऑफिस का स्पेस जा रहा है, उस पे उसका जो रेंट है वो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे अनचेंज्ड है। यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है? 10 पे ही कांस्टेंट है। एंड इसके बाद एक्स एक्सिस ऑरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट है और यहाँ पे क्वांटिटी है। और जो कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये हमारा टीएफसी कर्व है, जिसको आप टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व कहेंगे। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये कर्व प्रेजेंट कर रहा है कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है। हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? सॉरी, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट हमारी कांस्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं 10 मार्क कर दूं, मेरा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं Q0, ये Q1, ये Q2, ये Q3। यहां से अगर इंक्रीज कर रहा है तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा, और जब ये डिक्रीज कर रहा है तो भी ये चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट will remain unchanged at any level of output. TFC will remain unchanged at any level of output. हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी रहे, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये वाला टर्म सब लोगों को समझ में आ गया? केशव एंड अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इसको भी समझते हैं। इट रेफर्स टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ all the variable cost incurred
for the production of sum of all units of a commodity। एक कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे, उन सारी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उन सारी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू के सम अप को आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। दैट वी कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन इसके बाद ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0, क्योंकि जब हमने आउटपुट कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करा तो मान लेते हैं रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। तो ये हो गया पहले 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, देन 32, देन 36, देन 42 एंड देन 50 एंड देन 60। सो आप यहां पे एक चीज देखेंगे, ये जो यहां तक बात की जाए, इसके यहां तक, यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज कर रहा है यहां से लेके यहां तक, वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। टीवीसी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। और इसके बाद हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यहां तक हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर होता है। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक यूनिट तक। अब देखो यहाँ पे कैसे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, समझना। 0 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2। तो आप देख सकते हो कि यहां तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन जो ये इंक्रीज कर रहा है इसमें एडिशनल जो कॉस्ट जा रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही बट ऐड हो रही है। जबकि इसके बाद 32, फिर +4 36, +6 42, +8 50 एंड +10 60। तो आप देख सकते हो कि इसमें उल्टा ऐड इंक्रीज जो हो रहा है, ऐड जो हो रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहा है। तो यहां पे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही होती है इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हो गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर। बट एक चीज बड़ी सिंपल है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है हमारी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी इंक्रीज ही कर रही है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। यहां पे x 0 y, यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड यहां पे क्वांटिटी। अब ये जो इसकी शेप होगी वो होगी ऐसे करके एंड ऐसे, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड। तो जो टीवीसी कर्व होगा इज ऑफ इनवर्स एस शेप्ड। अब ये इनवर्स एस शेप्ड क्यों है, क्योंकि समझना इस पॉइंट तक तो ये इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो क्या हो रही है, वो इनवर्स एस शेप्ड हो रही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वाई एक्सिस पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती चली जा रही है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ते लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इंक्रीज करता है और घटते लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? केशव, रोजीना, रोहित एंड अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉस्ट। टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट। अब ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द sum of all the cost incurred
for the production of sum of all units of a commodity। एक कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे, उन सारी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जितनी भी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उन सारी कॉस्ट की वैल्यू के सम अप को आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। उन सारी कॉस्ट की वैल्यू के सम अप को आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और वी कैन से द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड total variable cost is said to be total cost। यानी कि अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करो विद टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये डेफिनेशन पार्ट समझ में आया केशव, रोहित, रोजीना, अदर स्टूडेंट्स? ठीक है। नाउ अब इसी को हम एक टैबुलर फॉर्म में समझते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पे हमारी क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन उसके बाद है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि हमने 10 लिया था किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के सामने। तो अभी हम यहां पे 10 ही ले रहे हैं। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब लेवल ऑफ आउटपुट 0 था तो ये 0 रहा, फिर 10, देन 18, देन 24, देन 28, देन 30, देन 32, देन 36, देन 42, देन 50 एंड देन 60। तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एंड देन आफ्टर हम लोग लेंगे टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? इन दोनों की वैल्यू का सम अप होता है। तो 10, 20, 28, 34, 38, 40, 42, 46, 52, 60 एंड 70। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि कुछ पॉइंट है, पहले मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि क्या क्या पॉइंट है जो हमें यहां पे ऑब्जर्व करने हैं और नोटिस करना है। x 0 y, यहां पे हमारा टोटल कॉस्ट और यहां पे हमारा क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा वो ऐसे, ये रहा हमारा टोटल कॉस्ट कर्व, जिसको आप टोटल कॉस्ट कहेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो वाई एक्सिस पे पॉइंट अबव द ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये क्यों पॉइंट अबव द ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे रीजन है। जब आपका आउटपुट 0 होता है तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। यू कैन सी दैट यहां पे टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है जब हमारा आउटपुट 0 है, क्योंकि उस टाइम पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 होती है और टोटल कॉस्ट इन दोनों की वैल्यू का सम अप होता है। यही रीजन है जिसके वजह से ये टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कर्व के बराबर होता है। उसके बाद देन आफ्टर, अब अगर लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, और लेवल ऑफ आउटपुट अगर डिक्रीज कर रहा है तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है। अगर देखो यहां से हमारा लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो हमारा टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा। देखो इधर लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होता है। यहां तक सब लोगों को समझ में आया कैसा, रोहित एंड अदर स्टूडेंट्स? ठीक है। नाउ अब एक सिचुएशन आती है हम लोगों के सामने जो हमें फेस करनी पड़ती है, वो ये होती है कि हमें टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये तीनों एक ही डायग्राम में बनाने हैं और एक्सप्लेन करना है। तो जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये रहता है,
ड्रॉ टीवीसी, टीसी एंड टीएफसी इन सिंगल डायग्राम एंड एक्सप्लेन। उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, हमें एक ही डायग्राम में बनाएंगे। ब्लू कलर से जो कर्व हो रहेगा हमारा, वो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है। ये मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है। आप देख सकते हो जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। इसी वजह से मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देन उसके बाद ग्रीन कलर से जो मैं कर्व ले रहा हूं वो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। ये है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये है मेरा टोटल कॉस्ट कर्व, जो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व के बराबर है। अब इसमें पॉइंट समझना ध्यान से। पहला पहला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। व्हेन आउटपुट इक्वल टू 0, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। बिकॉज इसका रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। बिकॉज, लिख देता हूं, बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इक्वल टू 0 एंड टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो अब ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये पहला रीजन है, जो पहला पॉइंट है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया केशव? अनदर स्टूडेंट्स? यस सर। सेकेंड पॉइंट ये है कि टीसी कर्व जो है वो पैरेलल होता है टीवीसी कर्व के। आप देख सकते हो ये रेड कलर का कर्व और ग्रीन कलर का कर्व एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। ये जो कर्व है ये एक दूसरे के पैरेलल क्यों चल रहा है, इसका भी रीजन समझते हैं। बिकॉज वी नो that the gap between TC and TVC is TFC and it remain constant. पहली बात, ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, आप यहां पे देख सकते हो, ये जो गैप है, ये गैप क्या है? ये गैप आपका टीएफसी है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि टोटल कॉस्ट जो होता है वो सम अप होता है टीवीसी प्लस टीएफसी के। तो ये हमारे तीन मेजर पॉइंट हो गए जो हमें यहां पे डिस्कस करने थे या एक्सप्लेन करने थे। यहां तक समझ में आ गया केशव, रोहित? यस सर। केशव, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? यस सर। चलो, कोई बात नहीं, डन। आगे करते हैं। अब ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एमसी, यानी के मार्जिनल कॉस्ट। इसको मैं थोड़ा ले लेता हूं। नाउ हम बात करते हैं एमसी, यानी के मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है इसको भी समझते हैं। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू चेंज इन total cost. It refers to change in total cost when an additional unit
ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब आप कभी किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उससे जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा उसको आप क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो आप एमसी को, मार्जिनल कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एमसी का फॉर्मूला होता है एमसी एन इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको MC5 कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू होगी TC5 माइनस TC5 माइनस वन, मतलब TC4। अब यहां पे देखो, हमारे पास टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 40 एंड टोटल कॉस्ट एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 38। तो 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि जब आपने 4 से 5 यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करा, तो इससे जो टोटल कॉस्ट में चेंज आया, जो चेंज आया उस चेंज वैल्यू को आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ये पहला तरीका हो गया मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड फॉर्मूला। मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। दैट मीन्स डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां से हम जब 6 से 7 यूनिट गए तो मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा क्यू कितना हो गया, चेंज इन आउटपुट हो गया 1। और यहां पे जो कॉस्ट इंक्रीज करी है वो हमारी 4 यूनिट से करी है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट 4 निकल के आया। तो ये दूसरा तरीका है जो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करता है। नाउ तीसरे तरीके की बात करते हैं। क्योंकि देखिए इस टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट के वजह से हो रहा है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है एमसीएन इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट एट 8 यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी टीवीसी 8 माइनस टीवीसी 7। अब टीवीसी 8 की वैल्यू कितनी है, 52, और टीवीसी 7 की वैल्यू 46। 52 माइनस 46 इज इक्वल टू 6। तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई हमारी 6। इसके अलावा हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा टीवीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा 9 से 10 यूनिट पे आउटपुट इंक्रीज करा तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 1 है, और हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज से इंक्रीज कर गई, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई 1। तो ये 4 डिफरेंट फॉर्मूले हैं मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। आपको सिचुएशन के हिसाब से समझते हुए मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो और टोटल कॉस्ट नहीं गिवन है, तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। और कई बार टोटल कॉस्ट गिवन होगा तो उसकी हेल्प से आप मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये बात सब लोगों को समझ में आ गई केशव? यस सर। ठीक है। अब इसका मैं एक टैबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और समझा देता हूं। अब हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर डैश रहेगा। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा यूनिट से इंक्रीज हुआ तो वो कितने का इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हुआ हमारा 10 का। फिर 8 का इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ 6 का चेंज आया, फिर यहाँ आपका 4 का चेंज आया, देन 2 का, फिर 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो आप देख सकते हो कि यहां तक आपका मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करता है, और यहां के बाद
आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा उसको भी समझते हैं। एक्स, जीरो, वाई, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट है और यहां पे क्वांटिटी है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप रहेगा। एमसी कर्व जो है, एमसी कर्व इज ऑफ यू शेप्ड। मार्जिन कॉस्ट कर्व जो है वो क्या रहेगा, यू शेप्ड रहेगा। इसके रीजन क्या है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिलहाल ये मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर और मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। यहां तक कोई ऐसा चीज जो ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, केशव एंड रोहित, कोई डाउट? नो सर। नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। एएफसी, एएफसी का मतलब होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है उसको समझते हैं। जो आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होता है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज सेड टू बी एएफसी। इसको आप एवरेज फिक्स कॉस्ट कहेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बेटर है कि हम इसको यहीं से समझें। 10 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। 10 डिवाइडेड बाय 1 वैल्यू इज 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इज 5। 10 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू इज 3.33। 10 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू इज 2.5। 10 divided by 5 value is 2. 10 divided by 6 value is 1.67. 10 divided by 7 value is 1.42. 10 divided by 8 value is 1.25. 10 divided by 9 value is 1.11. 10 divided by 10 value is 1. You can see कि वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करती जा रही है, बट ये वैल्यू कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होने वाली। और एडिशनल लेवल ऑफ आउटपुट के साथ आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू डिक्लाइन ही करेगी। ये भी चीज समझ में आ गई होगी। क्या सब समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसका भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कवर करते हैं। एक्स ऑरिजिन, वाई, यहां पे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है, यहां पे हमारी क्वांटिटी है, और ये है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। अब ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है इसकी जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि एएफसी इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड कर्व। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप क्यों होता है, इसके पीछे रीजन समझना। देखो, सबसे पहली वैल्यू तो ये है कि टीएफसी कांस्टेंट होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन करती चली जाएगी विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम कमोडिटी की आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन करती जाएगी। क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी फिक्स कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकती। और यही रीजन है जिसके वजह से एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। और जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा और एक लेवल के बाद ये डिक्लाइन होता जाएगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो ये रीजंस हैं जिनके वजह से इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है। तो यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? केशव, रोहित? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया, हमने कॉस्ट के बारे में कवर किया है, हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में कवर किया है, हमने फिक्स कॉस्ट के बारे में कवर किया, हमने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कवर किया है,
हमने टोटल फिक्स कॉस्ट का के बारे में, फिक्स कॉस्ट और उसके कर्व के बारे में कवर किया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और उसके कर्व के बारे में कवर किया है, टोटल कॉस्ट और उसके कर्व के बारे में कवर किया है, टोटल मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कवर किया, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व के बारे में भी, और एवरेज फिक्स के बारे में भी कवर किया है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कर्व होता है, ये भी हमने कवर किया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है, वो आप लोग पूछ सकते हो। केशव, नो सर, रोहित, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? नो सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। Rohit, you can also leave. If you want to ask anything related to today's class, you can ask.